बिल्कुल, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है चुनाव से, क्योंकि 8 राज्यों की 49 सीटों पर जारी है वोटिंग। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप जी, आपके पास आते हुए इस बार एक अलग तरह की कहीं ना कहीं परिस्थितियां देखने को मिली। हर चुनाव दर चुनाव यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मुद्दे अलग होते चले गए। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और क्या जो विपक्ष की तरफ से जो कोशिश की गई INDIA अलायंस बनाया गया, क्या वो एकजुटता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर रही है? सबसे पहले तो एकजुटता है कहाँ? कहाँ एकजुटता? एक व्यक्ति दिल्ली में साथ में चुनाव लड़ता है, वही व्यक्ति जाकर के पंजाब में एक दूसरे का जानी दुश्मन हो जाता है। एक एक व्यक्ति संपूर्ण देश में एक बात करता है कि ठीक है हम साथ साथ हैं, लेकिन बंगाल में जाकर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो इसका भी तो जवाब जनता चाहेगी ना। जनता देखिए, मुद्दे तो हमारे मुद्दे, इस प्रश्न देखिए, मैं आपको प्रश्न के लिए तो डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने रैलियों में आने वाली भीड़ को अगर देखा होगा, प्लस बहुत सारे चैनलों ने दिखाया उनको, तो जनता का जो इमोशन है, जनता का जो रिफ्लेक्शन है, वो किसकी तरफ जी, से ये साफ प्रदर्शित हो रैलियों जाता की है। जो भीड़ है वो वोटर्स का पैमाना भी नहीं है। कई बार हमने देखा है, चाहे निश्चित विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे बात नहीं कर है, लीजिए। हाँ, निश्चित यूपी तौर की पे नहीं है, विधानसभा चुनाव में लेकिन अखिलेश चीज यादव की रैलियों में बहुत भीड़ थी, लेकिन वो वोटर में टर्न नहीं हुआ। निश्चित तौर पे तो वो अगर वो उनको नहीं टर्न हुआ तो वो किसको गया, ये भी प्रश्न हो सकता है। अगर वो हमें नहीं, आया विधानसभा तो चुनाव में आपको ही गया तो ये तय ही है। निश्चित तौर पे, लेकिन क्या विधानसभा के हर राज्यों में विधानसभा के नियम अलग होते हैं और आम चुनाव लोकसभा के नियम अलग होते हैं। और पिछले 2 आम चुनाव का जो इतिहास है उसको अगर आप देखेंगे, अगर इसी एनालॉजी पे बात करते हैं, अगर इसी को आधार मान करके बात करते हैं, तो लाभ की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रहा है। हमको ज्यादा मत मिले बनस्पत 14 के मुकाबले 19 में, और 19 के मुकाबले अब आप 24 में जब आ जाएगा तो देखेंगे मुद्दे वही हैं। देखिए, विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, देश को आगे ले जाने का मुद्दा है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम जो है क्या है कि भारत की परिस्थितियों में कैलकुलेशन करते हैं, और भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वर्तमान में विपक्षी दल है, वो केवल अपनी, जहां पे महंगाई की बात करनी चाहिए उसके लिए सदन उपयुक्त जगह है, वहां पे कोई बात नहीं करता। आप देख लीजिए 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके कि कितनी बार जब महत्वपूर्ण मुद्दे आए तो इन्होंने कितनी गंभीरता से उस पर जो है चर्चा में भाग लिया। वहां नहीं याद आता, लेकिन जैसे ही सदन के बाहर आ जाते हैं, इनको सभी को महंगाई की बातें याद आती है, सुरक्षा की बातें याद आ जाती है। एक बात होती है मणिपुर को लेकर के बात बार बार कही जाती है, 2 घंटा 22 मिनट तक आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस पर बयान दिया था, वो किसी को नहीं पता। तो संसद, ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था में। ऋतिक चौधरी जी, मुद्दे अलग क्या हैं? 19 से फर्क क्या है? सबसे अहम सवाल यही पूछा जा रहा है। महंगाई का मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा जो है वही है, फर्क क्या है इलेक्शन में आपके लिए? देखिए, इस बार जनता जो है वो जो है इस बार इलेक्शन लड़ रही है। जनता जो है वो जागरूक है। जनता ये कहती है कि 10 साल दिए, इन्होंने तमाम चीजें, इन्होंने तमाम फायदे किए, हर फायदे पर ये हर फायदा जो है इनका झूठा। इन्होंने जो है 22 उद्योगपति बनाए, अरबपति बनाया इन्होंने 10 साल में ही। और अब जनता ये चाहती है कि वो जो ये पूंजीपति बनाने वाली सरकार है, जो 22 लोग को जो है खरबपति बनती है, उन 22 लोगों के पास है जितनी की भारत के 25 करोड़ लोगों के पास है। 70 करोड़ लोग अपने आप को ठगा हुआ करते हैं कि हमने जिस पर किया, हम जिस लेकर आए, वो केवल 22 लोगों का फायदा करना चाहता है। उसको 70 करोड़ लोग वो 70 करोड़ लोग जिसने उसको उठा के जमीन जाया, वहां पर जाया आसमान, तो वही आसमान से आज से जो है फर्श पर गिराने जाते। तो अगर ये सारे तमाम मुद्दे थे तो आपको मैनिफेस्टो से इतर 5 किलो बढ़ाकर राशन देने का वादा बीच में क्यों करना पड़ा, 10 किलो राशन का? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जब हमारा देश जो है गरीबी से जूझ रहा है, हमारा देश जो है से जूझ रहा है, पार्टी फूड सिक्योरिटी, लेकिन आप ही लोगों ने इसे माना कि अगर 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं तो ये गलत है। आप ही लोगों का ये स्टेटमेंट, आप ही लोगों का स्टैंड है ये। देखिए, हमने ये कहा कि जो मोदी जी ये बोलते हैं, ये मोदी का राशन है, ये मोदी का राशन नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्ट जो है कांग्रेस, और ये मौलिक अधिकारों में आता है कि जो भी जितने भी देश के लोग
नहीं चलिए, वो तो तो फूड ये सिक्योरिटी एक्ट अलग हो गया। मुझे शरद पवार का वो स्टेटमेंट भी याद है कि जो खाद्यान्न है सड़ जाएंगे, हम मुफ्त नहीं बांट सकते, एक वो भी व्यवस्था का जिक्र किया गया था। उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इतना जरूरी था तो आप मैनिफेस्टो में दे देते, और अगर जरूरी नहीं था, चुनाव के बीच में आपको ऐलान करना पड़ा है, तो क्या स्थिति आप लोगों ने देखी, वो पूछ रहा हूं मैं। अगर हमने ये कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे, जो कि 5 किलो अब कि आप हमें 2 करिए, हम 5 किलो देंगे, आपके 5 किलो अनाज देंगे, आप पूरे ठीक है, इस पर मैं प्रदीप जी का जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। संजय जी, इस पूरे चुनाव में, क्योंकि हम साल अगर 2014 और 2019 से तुलना करें तो महंगाई का हमने देखा था कि उसका टोन सेट था। 2019 में देखें तो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा था। 2024 में इस चुनाव की सेंट्रल थीम की अगर मैं बात करूं तो आपको बतौर राजनीतिक विश्लेषक क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में ना थोड़ी एक माइंड में लोगों के एक स्थिरता सी आ गई है, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है। अभी जैसे कि ये कह रही थी गरीबी, तो गरीबी अपनी पॉवर्टी लाइन जो है लगभग 5% से डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब साफ होता है कि वो 5% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो अगर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो लोग ना थोड़े निश्चिंत से हो गए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक मैं समझता हूँ कि बोरियत सी आ गई लोगों के अंदर, उनको कुछ नया मिल नहीं रहा है। जब बीजेपी डेवलपमेंट की बात कर रही है, बीजेपी टारगेट दे रही है वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी को 3रे नंबर पे ले जाने की, तो वही अपोजिशन क्या कर रही है कि वो उन्हीं के योजनाओं को कि वो 5 किलो दे रहे थे जी, हम 10 किलो दे देंगे। तो ये एक बार्गेनिंग चल रही है, यानी राम, राहत और राशन का मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बार्गेनिंग चल रही है कि हम वो ये दे रहे थे, हम ये दे देंगे, हमें ले आओ। तो अब जनता को ये कंफ्यूज करने का काम चल रहा है कि अगर वो दे ही रहे हैं तो आप ज़्यादा दे देंगे। आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो। आप कोई योजना नहीं, आप एक कमी निकालो। मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कमी निकालो, देश की कमियों की लिस्ट बनाओ और उस पर आप बताओ कि इन कमियों को मैं इस तरीके से ठीक करूंगा। ना कि आप ये कहो कि अच्छा जी वो 5 किलो दे रहे थे, हम 10 किलो दे देंगे, अच्छा जी वो ये कर रहे थे, हम ये कर देंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि अभी ये कह रही थी, अभी ये कह रहे थे पीछे कि वोटर जो है वो अपोजिशन वाले आ रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं आ रहे हैं। आपको रोक रही हूँ क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आ गया है, वो अपने दर्शकों को बता देती, फिर रितु जी भी कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 49 सीट पर दोपहर के 1 बजे तक 36.73% वोटिंग हुई है। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 39.55% वोटिंग। बिहार में दोपहर 1 बजे तक अगर बात करें तो आंकड़े कहते हैं कि 34.62% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में दोपहर के 1 बजे तक 34.79% वोटिंग हुई और जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये जो खबर है वो सुखद संकेत भी देती है। झारखंड में दोपहर के 1 बजे तक 41.89% मतदान हुआ है, यानी कि झारखंड में बम्पर वोटिंग की कम से कम इन तमाम राज्यों की तुलना में तो कह सकते हैं। लद्दाख में बात करें तो दोपहर 1 बजे तक यहां पर भी देखिए एक लोकसभा की सीट पर वोटिंग जारी है, यहां पर 52.02% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 27.78% वोटिंग, यानी कि आयुष अभी भी कई राज्यों की तुलना में बेहद कम। लेकिन थोड़ा सा आंकड़ा बेहतर हुआ, इस बात का संतोष होगा राजनीतिक दलों को भी। ओडिशा में 35% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 48%, लगभग आधे जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करके घर आ गया। रघुराज प्रताप सिंह की तस्वीरें दिख रही हैं, कौशाम्बी के वोटर हैं लोकसभा के लिहाज से। प्रतापगढ़ जिले में इनकी विधानसभा आती है कुंडा, और इस बार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जो स्टैंड है वो बीजेपी के लिए भी दिक्कत वाला है, ये कहना होगा, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी राजा भैया ने समर्थन का ऐलान नहीं किया। ये कहा जा रहा था और देखा भी गया है कि कमोबेश विधानसभा चुनाव के तरह हर चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह बीजेपी के साथ रहे हैं। उसके पहले भी जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या किसी और तरह का चुनाव, विधानसभा चुनाव के अलावा उन्होंने समर्थन दिया। लोकसभा का चुनाव उन्होंने जनसत्ता दल से कुछ सीटों पर लड़ाया था, पिछली बार ज़्यादा फायदा नहीं मिला, तो इस बार उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। लेकिन कौशाम्बी सीट जहां से सोनकर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो बहुत बड़ी चुनौती है। 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। इस बार कोई विधायक कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का नहीं है। 2 विधायक जनसत्ता दल के और 3 विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जीत कर आए विधानसभा चुनाव में। उस लिहाज से चैलेंजेस थोड़े से बढ़े हैं। हालांकि वोटिंग पैटर्न दोनों चुनाव का अलग अलग है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका असर जो है वो माना जा सकता है। और यही वजह है कि बड़े दिग्गज नेताओं ने भी यहाँ पर अपनी रैलियां की बीजेपी की तरफ से। विनोद सोनकर यहाँ से 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार प्रत्याशी, और एक बार फिर से पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया गया है सपा की तरफ से।
खाटी नेता रहे हैं इंद्रजीत सरोज, यहाँ से सपा के उनके बेटे हैं पुष्पेंद्र, और टक्कर मानी जा रही है कौशाम्बी लोकसभा सीट पर। इस बार देखना ये होगा कि क्या वोट ट्रांसफर जो है वो होता है जनसत्ता दल का बीजेपी के लिए या सपा के लिए। दोनों ही केस में दोनों ही दलों के लिए एक बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि पिछली बार जब जनसत्ता दल के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार यहाँ थे, उनको लगभग 1.5 लाख वोट मिले थे, और उस 1.5 लाख वोटों की बदौलत बीजेपी के प्रत्याशी ने यहाँ से लगभग 40,000 वोटों से विनोद सोनकर ने चुनाव जीता था। और देखिए रघुराज प्रताप सिंह अपना वोट कास्ट कर रहे हैं कुंडा विधानसभा में, लोकसभा के लिहाज से कौशाम्बी लोकसभा। प्रिया, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ, और इससे पहले हमने आपको वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी बताया था कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े सामने आए हैं। बॉलीवुड की बात करें, आप देखिए शिल्पा शेट्टी बहन शमिता शेट्टी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है, अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ज़रूर घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हुए संजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, और एक बार फिर से जो वोटिंग परसेंटेज आया उस पर आपका टेक क्या होगा, क्योंकि दोपहर के 1 बजे तक 36.73% वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, होपफुली शाम तक जो हम अभी हमारा ट्रेंड चला आ रहा है 65-66% का, वहाँ तक एवरेज हमारा आ जाएगा। अब ये जो आपका रुझान अभी आया है, इससे ये लग रहा है कि वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कम से कम। अच्छा, दूसरे मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे कि अपोजिशन की रैलियों में भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। भीड़ देखने को मिल रही है, उसकी वजह यह है कि भीड़ अपोजिशन से जानना चाहती है कि भाई साहब आप आगे चल के ऐसा क्या करने वाले हो कि हम आपकी तरफ आए। पर हर बार वोट सर कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि शायद वो उनको उतनी कोई ऐसी जवाब नहीं मिलता या कुछ इस तरह से रोड मैप नहीं दिखाई देता कि वो उसकी तरफ जाए, तो वो लौट के फिर वापस आके बीजेपी को ही वोट दे जाते हैं। राजा भैया ने अपना वोट कास्ट कर लिया। अगर मीडिया से कुछ बातचीत करेंगे तो हम जरूर सुना पाएंगे। एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट, लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें क्योंकि अहम है। दूसरी तरफ अरबाज खान आपको यहाँ पर नजर आएंगे, महाराष्ट्र से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजा भैया मीडिया से कुछ बातचीत कर रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद वो जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि इसको लेकर के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार रघुराज प्रताप सिंह का क्या रुख होगा। दूसरी तरफ आप संजय दत्त को देख सकते हैं, बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो लगातार मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह अगर कुछ बोलेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले ही चुनाव के पहले ही उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था, अपने तमाम समर्थकों को कहा था कि जिसको जहां वोट देना है वो ज़रूर दे। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अरे इनको साइड करवाओ ना, ये पूरा सर्वे लगा रहे हैं। वोट कीजिए आप लोग, सब आना चाहिए जैसे मैंने किया। ये देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोग कम घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर यूथ। हम यहाँ पर जहाँ पर है बाइंड्रा, हम पुराने लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो ज्यादातर आ रहे हैं, लेकिन यूथ यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं। जी नहीं तो हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं यार के निकलो, वोट कीजिए आप लोग सब। आपने मतदान किया, क्या आपके मुद्दे? मैं आपने मुझे नेता चुना है क्या? नहीं ना, तो मेरे कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि आप उन काम करेंगे, अच्छी पिक्चरें बनानी है, बस। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है।
ये जवाब है और संदेश भी राजा भैया का। अनुप्रिया पटेल यहां प्रचार करने के लिए पहुंची थी कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में और उन्होंने कहा था, जिस पर जवाब आपने सुना रघुराज प्रताप सिंह ने क्या कहा है। लेकिन राजा भैया का ये कहना कि सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए संदेश काफी है कि आखिर वोटिंग किधर करनी है, ये शायद उनका जिक्र। हालांकि उन्होंने कहा कि जिसको जहां मन करे ये वोट करेंगे हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, लेकिन जाहिर है कि बीजेपी उनको अपने साथ नहीं ला पाई, ये उनके बयान में झलक रहा है। तमाम कोशिशें की गई। और ये तस्वीरें इस वक्त दीपिका पादुकोण पति रणवीर सिंह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और आपसे बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकले, अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो जरूर वोट करें।